गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सोल्ट हाइड्रोलिसिस एंड कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस यूनिट इज सोलिबिलिटी इक्विलिब्रियम। आप सब हेडिंग डालिए, सोलिबिलिटी इक्विलिब्रियम और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। ये टॉपिक आप देखिए क्या है। इसमें हम स्पेशली बात करेंगे सोलिबिलिटी ऑफ सोल्ट, सोलिबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्युबल सोल्ट। और या फिर हम कहें पार्शली सोल्युबल सोल्ट। देखिए, स्प्रिंगली सोल्युबल सोल्ट मींस दो सोल्ट्स which are not completely soluble in water, partially soluble, incompletely soluble into water. For example, AgCl, AgBr, aluminium hydroxide, barium sulfate, barium chloride, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे सोल्ट हैं जो क्या होते हैं, वाटर में कंप्लीटली मिक्सिबल नहीं होते, कंप्लीटली सोल्युबल नहीं होते। तो आप इसमें देखिए, हम एग्जांपल लें सपोज AgCl सॉलिड। जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे सुटेबल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर, तो कुछ अमाउंट इसकी सोल्युबल हो जाएगी और मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो है इसकी क्या रह जाएगी, अनडिसॉल्व। तो जितनी भी अमाउंट इसकी सोल्युबल होगी वो सॉल्यूशन में आ जाएगी, और जितना भी टोटल में से, टोटल सॉलिड में से जितना भी ये डिसॉल्व होगा इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, वो किस फॉर्म में होगा, आयंस में। तो ये कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होता, और जितना डिसॉल्व होगा वो डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम होगा बिटवीन अनडिसॉल्व्ड सोल्ट एंड इट्स आयंस इन सॉल्यूशन। क्योंकि जितना भी पार्ट इसका सॉल्यूशन में जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा, आयंस फॉर्म में। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम रहेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा बिटवीन अनडिसॉल्व्ड सॉलिड, अनडिसॉल्व्ड सोल्ट एंड डिसॉल्व्ड सोल्ट। जो डिसॉल्व्ड सोल्ट होगा वो किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। और मैक्सिमम अमाउंट, अगर हम इस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम पढ़े जहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्ट एक गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो चुका है, तो इट मींस हम इस सॉल्यूशन में कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोलिबिलिटी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि आप जब तक सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, जब तक आप उसे डिसॉल्व करते रहेंगे, एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो और डिसॉल्व नहीं होगा, सोल्यूट और डिसॉल्व नहीं होगा। एट दैट स्टेज सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड स्टेट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है बिटवीन अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट एंड डिसॉल्व्ड सोल्यूट। तो वहां पर, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, कि अगर हम सोल्ट को वाटर में ऐड कर रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट उसकी डिसॉल्व हो चुकी है, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा बिटवीन अनडिसॉल्व्ड सोल्ट एंड डिसॉल्व्ड आयंस। अब इस इक्विलिब्रियम में अगर ये सोलिबिलिटी AgCl की इस तरह से हम रिप्रेजेंट करें, और यहाँ पे लिखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन एंड Cl नेगेटिव आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AgCl। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये सोल्ट पार्शियली सोल्युबल है तो सॉल्यूशन में जो आयंस होंगे वो बहुत ही कम होंगे, तो ऑलमोस्ट जो अनडिसॉल्व्ड सॉलिड है उसकी अमाउंट जो होगी वो कांस्टेंट होगी, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम इसको कांस्टेंट के साथ ही लिखें यहाँ से, तो न्यू कांस्टेंट होगा Ast, सोलिबिलिटी
प्रोडक्ट किसको हम कहेंगे, जो कि इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस, कांस्टेंट ऑफ पोर्शनैलिटी KSP, solubility प्रोडक्ट, solubility product और saturated solution। इसी को हम आयनिक प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। अगर हम किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी सिचुएशन में अदर देन सैचुरेटेड हम कभी भी कंसंट्रेशन ले आयंस की, तो वो होगा आयनिक प्रोडक्ट। बट इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्वल्स टू solubility प्रोडक्ट। तो ये आपका इस तरह से आप किसी भी सॉल्ट के लिए जो स्ट्रेंगली सोल्यूबल है, solubility प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। जैसे अगर आप इसका लिखोगे बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट सॉलिड किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बेरियम 2+ आयन एंड सल्फेट आयंस। तो यहाँ पे solubility प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयंस सल्फेट आयंस। इस तरह से अगर आप BaCl2 के लिए लिखें तो आप देखिए BaCl2 solid in equilibrium with barium 2+ ion aqueous plus 2 chloride ion aqueous। इस केस में जो solubility product होगा, solubility product is equal to the product of concentration of its ions each raised to some power, each raised to number of coefficients involved in balanced equation। तो यहाँ पे इसके 2, तो वो जितने भी नंबर्स इसके होंगे वो क्या बन जाएगी, इसकी पावर। सेम जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए अगर आप लिखें तो एल्यूमिनियम आयन एक्वस +3 हाइड्रोक्साइड आयन, बस solubility प्रोडक्ट इक्वल्स टू एल्यूमिनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन की पावर 3। तो इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको solubility दी है, किसी भी सॉल्ट की solubility दी है, इट मींस solubility किस फॉर्म में है, आयंस। तो अगर आपको solubility दी है पर मोल, तो जितने वो आयंस की फॉर्म में दी है तो वहां से आप solubility प्रोडक्ट निकाल सकते हो। आपको रिएक्शन में देखने हैं कि वो कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा इन अ सॉल्यूशन। जैसे अब सिंपल क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन है इफ solubility ऑफ AgCl is 1.06 into 10 की पावर -5, ये आपको solubility गिवन है। कैलकुलेट द solubility product of AgCl। अब आप देखिए, आपको solubility गिवन है AgCl की, आपको पता है 1 मोल ऑफ AgCl इक्विलिब्रियम में होगा विद इट्स आयंस, यानी कि 1 मोल ऑफ Ag+ आयन और 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। तो इसकी जितनी भी solubility होगी वाटर में वो किसकी फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन आयंस की ही दी है, Ag+ आयन कंसंट्रेशन और क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन कितनी है, इतनी। solubility AgCl की गिवन है, मींस और मोल्स पर लीटर, जितना ही solubility होगी AgCl की वो सारी किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस की फॉर्म में सोल्यूबल होगा वो वाटर में, और 1 मोल AgCl की 1 मोल ऑफ Ag+ आयन और 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। तो सेम आपकी Ag+ आयन और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन होगी। अब आपको निकालना है solubility प्रोडक्ट। solubility प्रोडक्ट Ag+ आयन कंसंट्रेशन, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, Ag+ आयन कंसंट्रेशन और
इस तरह से। तो ये आपको क्वेश्चंस करने समझ आया बेटा सभी को? सिंपल क्वेश्चंस करने हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना इस टॉपिक के, आपको बस इस लेवल तक के क्वेश्चन करने हैं इस टॉपिक से। तो ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक आपका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जो आपको करना है, जिसमें हम सोलिबिलिटी में बात कर रहे हैं स्ट्रेनली सोल्युबल सॉल्ट की। दो सॉल्ट्स विच आर पार्शियली सोल्युबल इन वाटर, कि जितना पार्ट उनका वाटर में सोल्युबल होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो उनकी जितनी भी सोलिबिलिटी की वैल्यू गिवन है वो सारी गिवन है उनके आयंस की, और उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। समझ आ गया सभी बच्चों को? अब आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, बिल्कुल स्मॉल और बहुत ही इजी टॉपिक, इंपॉर्टेंट, बफर सॉल्यूशन। आप सब हेडिंग डालिए अपनी नोटबुक में, बफर सॉल्यूशन। देखो, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच में कोई चेंज ना हो। एक सॉल्यूशन है जिसकी एक पर्टिकुलर पीएच है, ठीक है, या तो वो लेस देन 7 है या मोर देन 7 है या इधर न्यूट्रल है, कोई भी पीएच है उसकी। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच में कोई चेंज ना हो, चाहे आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल दो या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल दो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे बफर सॉल्यूशन, जो अपनी पीएच को चेंज ना होने दे, ना तो एसिडिक की तरफ शिफ्ट होने दे ना बेसिक की तरफ शिफ्ट होने दे, चाहे आप उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दो या बेस। स्मॉल अमाउंट तक ही बेटा एप्लीकेबल है। अगर आप बहुत ज्यादा एसिड डाल दोगे या बहुत ज्यादा बेस डाल दोगे तो उस सॉल्यूशन की पीएच चेंज हो जाएगी। सिर्फ ओनली एप्लीकेबल ओनली व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड इनटू इट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, बफर सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन which resist any change in its pH value जो कि अपनी pH वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने देता, उसको रोक के रखता है। which resist any change in its pH value when small amount of acid or base added into it। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम थोड़ा सा एसिड डाल दें या बेस डाल दें और फिर भी उसकी पीएच चेंज ना हो, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? बफर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है पीएच चेंज नहीं होने देता, क्या रखता है पीएच को कांस्टेंट। तो ये आपका सॉल्यूशन रहेगा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्लड, ह्यूमन ब्लड। जो ब्लड की पीएच है स्लाइटली बेसिक है 7.38 अप्रोक्सीमेट, थोड़ी सी स्लाइटली मोर देन 7, पीएच मेंटेन रहती है, रेजिस्ट करके रखता है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होने देता पीएच में। हम वैरायटी ऑफ फूड खा रहे हैं, एसिडिक भी बेसिक भी, तो स्मॉल अमाउंट में इंटेक कर रहे हैं तो पीएच मेंटेन रहती है। लेकिन अगर एक्सेस में इंटेक कर रहे हैं टू मच एसिडिक फूड या बेसिक फूड, तो उससे क्या होगा? पीएच डिस्टर्ब हो जाएगी ब्लड की। तो बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड। टू टाइप से होते हैं बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर कैसे बनता है? देखो, एसिडिक बफर होता है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सोल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो आपका बनाएगा एसिडिक बफर, जैसे वीक एसिड, एसिडिक एसिड और उसी का सोल्ट किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये आपका रहेगा एसिडिक बफर, ऐसे ध्यान रखना है। और बेसिक बफर है वीक बेस प्लस
आप समझ लेंगे तो आप खुद से कर पाएंगे दूसरा। तो आप देखिए पहले एसिडिक बफर को कैसे एक्सप्लेन करना है, समझिए आप इसे। देखिए एसिडिक बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और सोल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये है उसके अंदर। अब आप देखिए एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम रहेगा आयंस के बीच में और अनडिसोल्व एसिड, अनडिसोशिएटेड एसिड। सोडियम एसिटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोशिएट इनटू आयंस। अब आप इसमें ध्यान से देखिए एसिटेट आयन कॉमन है, ये आपका यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, कॉमन आयन का। वीक इलेक्ट्रोलाइट पे हमने एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जो आयंस दे रहा है कॉमन विद दैट इक्विलिब्रियम, एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड, डिसोसिएशन जो एसिडिक एसिड की वो डिक्रीज हो रही है, ये कम डिसोशिएट होगा, ये रिएक्शन आपकी इस डायरेक्शन में जाता है। अब आप देखो इफ एसिड इज एडेड, अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो एसिड ऐड करने से कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन H+ आयंस की बढ़ेगी। जैसे H+ आयन की कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ेगी वो मेंटेन हो जाएगी, कैसे, बाय दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड में। एक्स्ट्रा H+ आयन कंबाइन विद एसिटेट आयन एंड फॉर्म एसिटिक एसिड। और वैसे भी आप पढ़ रहे हो कि ये रिएक्शन जो है फर्स्ट रिएक्शन है किस डायरेक्शन में फेवरेबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रीचैटलियर प्रिंसिपल अगर हम लगाएं तो एज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड। तो पहले से ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम H+ आयंस की कंसंट्रेशन अगर थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो जो ये इक्विलिब्रियम है शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो एसिटेट आयन की डिसोसिएशन कम हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा H+ आयन जो है इस रिएक्शन के थ्रू मेंटेन हो जाएंगे। समझ आ गया, तो pH जो है वो मेंटेन ही रहेगी, आपकी लेस देन 7 नहीं हो पाएगी। एसिड डालने से भी कंसंट्रेशन H+ आयन की नहीं बढ़ेगी, क्योंकि H+ आयन जैसे ही आप डालोगे रीचैटलियर प्रिंसिपल से रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड और एक न्यू इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। अगर आप बेस डालोगे, बेस क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अब OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो देखो जैसे OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई, देखो माइनस विद H+ आयन, ये H+ आयन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। H+ आयन कम हो गए तो जो इक्विलिब्रियम है इस रिएक्शन का वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जितने OH नेगेटिव ने H+ आयन कंबाइन करें उतने ही दोबारा से फिर से बन जाएंगे, तो pH जो है चेंज नहीं होगी। समझ आया, देखो बेसिक हमारा ये है, मेन लॉजिक ये है कि आपने जितने एसिड से H+ आयन बनाए उतने आपको न्यूट्रलाइज करने, उतने खत्म करने, तो pH चेंज नहीं होगी। या बेस डालने से जितने हाइड्रोक्साइड आयन आपने इंक्रीज किए हैं सॉल्यूशन में उनको आपको खत्म करना है, तो आपकी pH जो है वो मेंटेन रहेगी। एसिड डाला H+ आयन बढ़ गए, H+ आयन जो बढ़ गए एसिटेट आयन के साथ कंबाइन करेंगे और एसिटिक एसिड बना देंगे, तो नहीं बढ़ पाए, मेंटेन रहे। बेस डाला OH नेगेटिव आयन बढ़ गए, उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा OH नेगेटिव आयन H+ आयन के साथ कंबाइन किया। जैसे H+ आयन के साथ कंबाइन किया तो सॉल्यूशन में H+ आयन कम हो गए, तो आपका इक्विलिब्रियम जो इस रिएक्शन का फॉरवर्ड में शिफ्ट हो गया, उतने H+ आयन बन गए, तो इससे आपकी pH में कोई चेंज नहीं आया। अगर आप ज्यादा एक्सेस में डालते हो, हाँ जी, अगर आप ज्यादा एक्सेस में एसिड डालते हो तो उतने एसिडेट आयन नहीं है सॉल्यूशन में कंबाइन होने के लिए, या ज्यादा बेस डालते हो तो H+ आयन इतने ज्यादा नहीं है सॉल्यूशन में, तब आपके पास सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा एक्सेस में नहीं डालने, सिर्फ स्मॉल अमाउंट के लिए एप्लीकेबल है ये बफर सॉल्यूशन। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डालने से pH रजिस्टर रहती है, चेंज नहीं होती। सेम कॉन्सेप्ट आप
बेसिक बफर है, वीक बेस और सोल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें भी अमोनियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये वाली जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल है अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल। अगर आप एसिड डालते हो तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बट वो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन उन्हें न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर आप बेस डालोगे तो बेस डालने से OH नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे, जैसे ही OH नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड, तो दोबारा से ये मेंटेन होने की कोशिश करेगी, रिएक्शन न्यू इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगी, और जितने आपने H प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ाए हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये आपका रहेगा एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन कि कैसे रोल करता है, पीएच को चेंज कैसे करता है। इस टॉपिक में सिर्फ आपको ये डेफिनेशंस करनी है और टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन पता होनी चाहिए। इनकी पीएच कैलकुलेशन की जो इक्वेशन है वो आपको नहीं करनी, और जो इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल बेस्ड जो है जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी नहीं करने आपको। और बेटा जो लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था सोल्ट हाइड्रोलिसिस, उसमें भी जस्ट आपको एक एलिमेंट्री आइडिया ही पढ़ना है, उसके भी न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको नहीं करने। जो पीएच कैलकुलेशन के लिए वो मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए थे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं करने आपको, सोल्ट हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल करने हैं बेस्ड ऑन पीएच, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट जो है इक्विलिब्रियम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट के साथ ये यूनिट आज कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ी सी लेंथी है ये यूनिट, टाइम कंज्यूमिंग है, आप सभी बच्चे बेटा प्रॉपर फोकस के साथ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से इसे कवर कीजिए, और जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपका बेटा फर्स्ट एक तो है आपका ली-चैटलियर प्रिंसिपल, ये सभी बच्चों को बहुत अच्छे से करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस, आपको हर कॉन्सेप्ट से अच्छे से कैटेगराइज करने आने चाहिए एसिड और बेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट, उसके एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कीजिए आप कि आप इजीली फाइंड आउट कर सके। न्यूट्रल का केस आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आपको पता होना चाहिए कि कौन लुईस एसिड है और कौन लुईस बेस, और एंटी लॉगरिथम और लॉगरिथम टेबल की हेल्प से क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना अच्छे से, न्यूमेरिकल्स की बेटा इसमें प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए सभी बच्चे तो ये कवर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट रेडॉक्स रिएक्शन।